हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि 1853 में जो एक्ट लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, फिर 1854 में मैकाले समिति गठित की गई थी, जिसके माध्यम से पैट्रोनेज सिस्टम जो था सिविल सर्विसेज में, उसको खत्म करने का प्रयास किया गया। तो जो 1854 में मैकाले समिति गठित की गई थी, उसकी अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया गया और जो कंट्रोल बोर्ड था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसके द्वारा स्वीकार किया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने पहली खुली प्रतियोगी प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन लोक सिविल सर्विसेज के लिए लंदन में कराया। अब आगे देखिए कि अभी तक तो ये जिम्मेदारी किसके पास थी? अभी तक ये जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कॉलेज के पास थी, ये परीक्षा वगैरह कराने की। लेकिन अगर हम देखें तो 1855 में एक कमीशन गठित किया गया था, जिसका नाम था ब्रिटिश सिविल सर्विसेज कमीशन। तो इस ब्रिटिश सिविल सर्विसेज कमीशन को 1858 में यह जिम्मेदारी दे दी गई कि आप ही प्रतियोगी परीक्षा वगैरह कराइए। तो इसीलिए कहा जाता है कि 1858 में ईस्ट इंडिया कॉलेज को बंद कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और 1864 में जाकर पहले भारतीय चुने गए सिविल सर्विसेज के आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सत्येंद्रनाथ टैगोर जी 1864 में। देखें, उसके बाद तो 1861 में इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट आता है। फिर उसके बाद 1861 के एक्ट को संशोधित करते हुए 1870 में एक एक्ट आता है और इस एक्ट को 1879 में लॉर्ड लिटन के काल में लागू किया जाता है, क्योंकि लॉर्ड लिटन का जो काल था 1876 से लेकर के 80 था। क्लियर। अब देखिए, इस विकास क्रम लोक सेवा, अगर विकास क्रम की बात करें, इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज की बात करें, तो उसके संबंध में प्रगति को देखते हुए एक आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम था चार्ल्स एटकिसन 1886 में। 1886 में चार्ल्स एटकिसन की अध्यक्षता में लोक सेवा को गठन किया गया। 1887 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें ध्यान दें, बात यह है इसमें कि 3 स्तरीय जो पहले सिविल सेवाएं थी, वो 2 स्तरीय हुआ करता था। वो उनका क्लासिफिकेशन 2 लेवल पे था, उच्च और निम्न। अब उसकी जगह 3 स्तरीय वर्गीकरण आ गया, जिसमें पहला इंपीरियल, जिसको बोलते हैं सर्वोच्च, प्रोविंशियल प्रांतीय, और तीसरा सबऑर्डिनेट अधीनस्थ। तो 3 स्तरीय वर्गीकरण की सिफारिश की थी। अधिकतम जो आयु सीमा है वो 23 वर्ष होनी चाहिए, जिसका भारतीयों द्वारा बहुत विरोध किया गया। और इसके अलावा देखें तो इंग्लैंड और भारत में साथ साथ परीक्षाएं आयोजित नहीं की जानी चाहिए, इन्होंने इस बात की सिफारिश की थी। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो 1912 में, वर्ष 1912 में, जब यहाँ दिल्ली मतलब राजधानी परिवर्तन हुआ था, कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था भारत की राजधानी, तो उसी वर्ष की बात है। लॉर्ड इस्लिंगटन की अध्यक्षता में लोक सेवा से संबंधित रॉयल कमीशन की नियुक्ति की गई। लेकिन हुआ क्या, 1912 में इनकी नियुक्ति की गई, लेकिन जब इनकी रिपोर्ट आती तो 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया, जिसकी वजह से इनकी सिफारिशों को नज़रअंदाज कर दिया गया, उतना ध्यान नहीं दिया गया। 1922 एक इम्पॉर्टेंट डेट है, क्योंकि इस वर्ष 1922 में कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन किया गया था, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। आगे देखिए, 1923 में लॉर्ड विस्काउंटली की अध्यक्षता में एक उच्च सिविल सर्विसेज से संबंधित रॉयल कमीशन की नियुक्ति की गई। रिपोर्ट 1924 में सौंपा। इन्होंने कहा कि जो 1919 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 है, उसमें जो लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, उसमें जो केंद्रीय लोक सेवा के गठन की स्थापना की बात की गई है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। तो वो 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की जाती है, तो वो है विस्काउंटली की अध्यक्षता में जो आयोग बना था, रॉयल कमीशन बना था, उसकी सिफारिश पर। और ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन वर्ष 1926 में किस एक्ट की सिफारिश पर किया गया था, तो वो है भारत सरकार अधिनियम 1919। क्लियर। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत कम किताबों में मिलता है, ये पीसीएस आरओ वगैरह सबके लिए इंपॉर्टेंट है, कि जो 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग बना था, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे रास वारकर। रास वारकर। अब आगे हम देखें मैकाले समिति, समितियों का क्रम देख लेते हैं। मैकाले समिति 1854 में, एटकिसन समिति 1886 में, और एस लिंगटन समिति 1912 में। इसको क्रम में सजाने के लिए आ सकता है या पीसीएस वगैरह में
पूछा जा सकता है कि ईट किशन समिति या इस्लिंगटन समिति का गठन कब और क्यों हुआ था, किस उद्देश्य से किया गया था। अब आगे देखें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 किस तरीके से लोक सेवा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो इसमें पहली बार 3 लोक सेवा आयोग के गठन की बात की जाती है। पहला संघ लोक सेवा आयोग, दूसरा प्रांतीय लोक सेवा आयोग और तीसरा संयुक्त लोक सेवा आयोग। तो अगर हम वर्तमान में देखें तो तीनों हैं, लेकिन इसमें से संघ लोक सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोग ये संवैधानिक है, अनुच्छेद 315 में इसका उल्लेख किया गया है। क्लियर। और इसके साथ ही साथ संयुक्त लोक सेवा की बात की गई है, लेकिन उसमें होते हुए भी अनुच्छेद 315 में उल्लेख इसका होते हुए भी यह एक सांविधिक संस्था है। क्यों? क्योंकि इसका गठन अस्थायी है ना। संयुक्त लोक सेवा आयोग अगर बात करें तो ये एक अस्थायी प्रावधान किया गया है और यह अपने गठन की प्रकृति के आधार पर अगर हम देखें तो ये सांविधिक है। क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन संविधान में मिलता है ना, संविधान के तहत होता है। लेकिन अगर संयुक्त लोक सेवा आयोग की बात करें तो संसदीय अधिनियम के तहत बनता है, और ऐसा कोई प्रावधान जो संसदीय अधिनियम के तहत किया जाए उसे सांविधिक प्रावधान कहते हैं। क्लियर। आर्टिकल 315। अब इसके बाद देखें तो अनुच्छेद वर्ष 1947 में अखिल भारतीय स्तर की केवल 2 ही सेवाएं अस्तित्व में थी, एक आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज और दूसरा इंडियन पुलिस सर्विसेज। तो आज हमने इतना बात किया। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकते हैं, चाहे जिस एग्जाम की बात कर लें, अगर पीसीएस वगैरह है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, यूजीसी नेट का एग्जाम है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।